हेलो फाइनल के बच्चों, वेलकम बैक टू दिस एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज। और आज का हमारा टारगेट है रिफंड अंडर जीएसटी को यहाँ पे कंप्लीट करना। चलो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्टन ऐसे सिचुएशंस को समझने में जिसके थ्रू अपने को ये पता चलेगा कि आप लोग रिफंड कब क्लेम कर सकते हो। नंबर वन पॉइंट, सबसे पहला सिचुएशन बात करते हैं कि अगर एक पर्सन ने कोई भी एक्सपोर्ट किया है ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर अगर पर्सन ने गुड्स और सर्विसेज किसी भी एसईजेड के डेवलपर और एसईजेड के यूनिट को दिया है जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी पे हुआ है, तो उस केस में सप्लायर जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकता है। वापिस से देखो, एक डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को प्रेजेंट करके बता दूं। एक पर्सन है, ये पर्सन ने अगर कोई भी आइटम एक्सपोर्ट किया या ये आइटम एसईजेड के आइदर यूनिट बोल दो या डेवलपर को दिया, और ये ट्रांजैक्शन के ऊपर सप्लायर ने आईजीएसटी को कलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो आईजीएसटी कलेक्ट किया गया हुआ है इसका क्या मिल जाएगा, उसको रिफंड मिल जाएगा। एग्जांपल से समझो, एक कंपनी थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसने 10 लाख रुपीस की मशीनरी किसको सप्लाई की, एसईजेड के डेवलपर को सप्लाई की, और उसने उसके ऊपर 18% आईजीएसटी यानी कि 1,80,000 रुपीस का आईजीएसटी कलेक्ट किया। किसने आईजीएसटी कलेक्ट किया? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने कलेक्ट किया। तो इस केस में क्या बोला जाता है कि सिंस एसईजेड एक जीरो रेटेड सप्लाई है, बराबर, जिसको एसईजेड को सप्लाई किया वो जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये जो एबीसी ने आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे किया है 1,80,000 का, वो लेटर उसको क्या कर देगा, रिफंड बोल के क्लेम कर लेगा। यानी कि नेट इफेक्ट ऑफ टैक्स क्या आ जाएगा ये ट्रांजेक्शन के ऊपर, नील यानी कि जीरो आ जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ के लेना, और इसी के ऊपर अपने को बहुत ज्यादा फोकस करना है बाद में रूल्स के अंदर। क्या बोलते हैं? रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, जो भी आपका आईटीसी का बैलेंस है, आईटीसी का बैलेंस है, उसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट आप उसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। बट इसको आप एनकैश कर सकते हो। एनकैश का क्या मतलब है? जो आपका क्रेडिट लेजर के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको आपके बैंक अकाउंट में यानी कि कैश में भी विड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ दो केसेस में। ऐसे कौन से दो केसेस है? तो सबसे पहला केस क्या है आपका, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे। देखो, ये वॉच है, अगर ये वॉच मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं या ये वॉच मैं एससीजेड को सप्लाई कर रहा हूं, तो वॉच के ऊपर लगेगा 0%। बट अगर यही वॉच मैंने बाकी कहीं पे भी इंडिया में सप्लाई किया तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेट्स से जीएसटी लगेगा 18% से। तो इस केस में क्या हो जाता है, जब वॉच मैंने एक्सपोर्ट किया, ये वॉच को मैंने एससीजेड के यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 0% से। इसको बोला जाता है आपका जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है। सेकेंड केस क्या आता है आपका, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा है कि जो रॉ मटेरियल आप लोग परचेस कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है हायर परसेंटेज से, और जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोग सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है कम परसेंटेज से। उसको बोला जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एग्जांपल से समझो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने आपके बिजनेस के लिए लेट से प्रोडक्ट ए को परचेस किया। प्रोडक्ट ए कितने रुपीस का था, 1 लाख रुपीस का था। आपने उसके ऊपर 18% जीएसटी पे किया, 1,80,000, तो मतलब 18,000 का आपका टोटल जीएसटी हो गया। अभी ये प्रोडक्ट को आपने क्या किया, सर्टेन प्रोसेसिंग करके जब आउटवर्ड सप्लाई किया, वो बन गया प्रोडक्ट आपका लेट से डी। क्या प्रोडक्ट बन गया? डी। आपने ये प्रोडक्ट कितने में सप्लाई किया? आपने ये प्रोडक्ट सप्लाई किया 1,50,000 में, और जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो ना, इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 5% से। यानी कि अभी जीएसटी का अमाउंट कितना गया आपका, 1,50,000 इंटू 5%, वो हो गया आपका 7,500। तो इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे आपने टेक्निकली वैल्यू को ऐड तो किया है, वैल्यू क्या किया है, आपने ऐड किया है, बट जो आपका आउटपुट लाइबिलिटी है, आउटपुट लाइबिलिटी वो कम है एज कंपेयर टू योर इनपुट टैक्स लाइबिलिटी। रीजन भी, जो आउटपुट का आपका टैक्स परसेंटेज है वो कम है एज कंपेयर टू योर इनपुट टैक्स का परसेंटेज। तो इसको बोला जाता है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और इस केस में भी आप लोग क्या क्लेम कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। रिफंड कैसे क्लेम करना है वही आपके लिए पूरा टेक्निकल पॉइंट है, जिसको मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद समझा दूंगा। बेसिक कंसेप्ट को समझ के लेते अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल, अभी एबीसी टेक्सटाइल है जिसने बाई किया सिंथेटिक फाइबर 12% से, जिसके ऊपर जिसका वैल्यू था 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर 12% उसने जीएसटी कितना पे किया, 1,20,000। और जो गारमेंट बेचे उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 5%। देखो, इनपुट टैक्स कितने परसेंट से लग रहा है यहाँ पे आपका, 12%। आउटपुट टैक्स कितने से लग रहा है, 5%। तो ये केस बन जाता है आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आईटीसी है 1,20,000 और आउटपुट टैक्स कितना है 60,000, तो एक्स्ट्रा कितना आईटीसी बच रहा है आपके पास,
60,000 का आप इसका क्या क्लेम कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये बन गया आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला एग्जांपल। सेकंड केस देखो, एक पीक्यूआर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसने गुड सप्लाई किया 30 लाख रुपीस के टू एसईजेड यूनिट विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर एलयूटी। अच्छा, विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और सप्लाई किसको हो रहा है, एसईजेड के यूनिट को हो रहा है। कहना से ये कौन सा सप्लाई बन गया आपका, जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए पीक्यूआर ने क्या किया था, इनपुट परचेस किए थे ऑफ ₹20 लाख, जिसके ऊपर 18% उसने जीएसटी पे किया था। यानी कि जो पीक्यूआर ने आउटवर्ड सप्लाई किया है 30 लाख रुपीस का, उसको पूरा करने के लिए पीक्यूआर ने सर्टेन इनपुट सप्लाई लिया था। जो इनपुट सप्लाई पीक्यूआर ने लिया था उसके ऊपर उसने टैक्स कितना पे किया है, 3,60,000 रुपीस का टैक्स पे किया है। तो इसका भी क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। समझा क्या? ठीक है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, ध्यान से देखना। अगर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, उसने क्या किया है, ड्यूटी ड्रॉबैक अवेल किया इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी और क्लेम्स रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन सच सप्लाई, तो उसको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि अगर ड्यूटी ड्रॉबैक को क्लेम किया हुआ है तो आपको रिफंड उस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ के लेना क्या बोल रहा है। अगर समझो जो भी आप लोगों ने आउटवर्ड सप्लाई किया हुआ है, यानी कि देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, यानी कि जो भी ऊपर बोला है उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब जो भी आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया, एक्सपोर्ट किया या एसटीजेड को बेचा, अगर वो सप्लाई के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाला है, यानी कि जो प्रोडक्ट तुम लोग सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाला है, तो भैया आप लोगों को उस केस में रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखो यहां पे, मैसेज चानन एक्सपोर्ट्स लग्जरी सिल्क स्कार्फ्स which are zero rated supply worth ₹50 lakh, but these are subject to export duty। वैसे तो ये आपका क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई, बट उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे होने वाला है। उस केस में आपके पास 5 लाख रुपीस का क्या है, अनअवेल्ड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, तो भैया आपको इसका रिफंड नहीं मिलेगा। सॉरी, रिफंड क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आउटवर्ड सप्लाई आप लोग कर रहे हो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल है। ठीक है। वापिस से चलो, गेटिंग बैक टू द ट्रैक की रिफंड और कौन से केसेस में मिलेगा। टैक्स पेड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट मे बी क्लेम्ड बाय रेसिपिएंट और सप्लायर। डीम्ड एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, जब आपने सप्लाई एसईजेड के यूनिट या डेवलपर को किया उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। वो केसेस में भी रिफंड आ जाएगा। अगर समझो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कोई अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, लेट्स से आपका अमाउंट पेबल था 10,000, आपने गलती से 11,000 रुपीज को डिपॉजिट कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा आपने डिपॉजिट किया है 1,000, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। फिर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इशुएंस ऑफ रिफंड वाउचर फॉर टैक्सेस पेड ऑन एडवांसेस। समझो आपको किसी ने एडवांस दिया था, तब आपने क्या किया था, एडवांस के ऊपर टैक्स पे कर दिया था। बाद में ड्यू टू एनी रीजन ये ट्रांजैक्शन पूरा हो नहीं पाया, आपको सामने वाले पर्सन को रिफंड देना पड़ा। तो उस केस में जो भी आपने टैक्स ऑलरेडी पे किया है ऑन एडवांसेस, जब आप वो एडवांस को रिटर्न दे रहे हो तो आप लोग क्या इश्यू करोगे, रिफंड वाउचर इश्यू करोगे, तो उसका भी आपको आईटीसी यानी कि जो भी टैक्स पे किया था उसका रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि समझो आपने पहले ट्रांजैक्शन को मतलब क्या समझा था, इंट्रास्टेट सप्लाई, तो आपने क्या पे कर दिया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बाद में पता चला ये ट्रांजैक्शन क्या है, इंटरस्टेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी। बट आपने पहले क्या पे कर दिया, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। सेम वे में लेट्स से अगर आपने ट्रांजैक्शन को पहले समझा था इंटरस्टेट सप्लाई, तो आपने क्या पे किया रहेगा, आईजीएसटी। बाद में पता चला ये ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट सप्लाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये वाला जो आईजीएसटी आपने पे किया है इसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। और एक लास्ट केस कि अगर समझो कोई भी टूरिस्ट है, टूरिस्ट यानी कि एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में नॉन लेजिटिमेट रेसिडेंशियल पर्पज, यानी कि वो इंडिया में आया था विद द इंटेंशन सिर्फ इंडिया को घूमना, इंडिया में सेटल होने के पर्पज से नहीं आया, मैक्सिमम 6 महीने के लिए आया। अगर वो बंदे ने इंडिया के अंदर सर्टेन गुड्स को परचेज किया है एंड वो इंडिया छोड़ के भी बाहर जा रहा है, तो जो भी गुड्स उसने परचेज किए थे उसके ऊपर जो भी उसने जीएसटी पे किया था उसका उसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। अमाउंट को वो कैश में लेके जा सकता है। जैसे कि देखो, एक फॉरेन टूरिस्ट था जिसने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को परचेज किए थे 50,000 रुपीज की दिल्ली में, और उसने उसके ऊपर 6,000 रुपीज का जीएसटी पे किया था। अभी वो अपने देश वापिस से जा रहा है, अपने कंट्री में रिटर्न जा रहा है, तो उसको 6,000 रुपीज का जो भी उसने टैक्स ऑलरेडी पे किया था उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। चलो,
अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आता है उसकी वजह से आपका अमाउंट रिफंडेबल हो गया तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपकी प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन हो रहा है और आपने पहले प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पे ज्यादा टैक्स पे किया, बाद में अमाउंट कम हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर कोई भी परचेस कर रहा है यूएन बॉडीज और एम्बेसीज, इनके पास रहता है यूआईएन नंबर, यानी कि अगर समझो एक यूएसए का एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो उसने जो भी इनपुट गुड्स लिए हैं या इनपुट सर्विसेज लिए उसके ऊपर जो भी टैक्स पे किया उसका रिफंड वो क्लेम कर सकता है। अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इनको रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे कंपलसरी क्या करना पड़ता है, एडवांस में टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो उन्होंने अपना लाइबिलिटी एस्टिमेट किया 60,000 रुपीज का, बाद में उनका पेएबल आ रहा है सिर्फ 40,000 रुपीज, तो एक्सेस कितना पे किया उन्होंने 20,000 रुपीज, इसका वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड रिफंड क्लेम करने के पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को सारे रिटर्न्स फॉर दैट पीरियड, जो पीरियड के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, एक ही मिनट, सॉरी कुछ तो डिस्टर्बेंस आ गया था। तो जो पीरियड के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया उन पीरियड का, सारे पीरियड का अगर उन्होंने रिटर्न्स को फाइल कर दिया, क्या फाइल कर दिया, रिटर्न्स को, तो ये अमाउंट का क्या क्लेम कर सकते हैं वो लोग, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला पॉइंट बात करते हैं रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस ऑफ द गुड्स subsequent to export and on which refund of IGST paid at the time of export of goods has been already sanctioned। मतलब क्या हो गया, देखो पर्सन ए ने पहले एक आइटम को एक्सपोर्ट किया, क्या किया, एक आइटम को एक्सपोर्ट किया, कितने रुपीस में एक्सपोर्ट किया, 10 लाख, और उसके ऊपर जीएसटी पे किया 1,80,000, और ये पर्सन ने 1,80,000 रुपीस का क्या कर दिया था, ऑलरेडी रिफंड को क्लेम कर दिया था। बाद में उसको याद आया, अरे मेरा ना इनवॉइसिंग गलत हो गया, एक्चुअल में ये इनवॉइसिंग होना चाहिए था 15 लाख रुपीस का, तो 15 लाख के ऊपर जीएसटी कितना होना चाहिए था, 2,70,000। तो ये पर्सन ने बाद में क्या किया, ए पर्सन ने अपवर्ड रिवीजन का एक इनवॉइस इशू किया जो कितने रुपीस का रहेगा, 5 लाख। 5 लाख कैसे आया, और होना चाहिए था 15 लाख, हुआ कितना, 10 लाख, तो डिफरेंस कितना आया, 5 लाख का इनवॉइस इशू कर दिया, जिसके ऊपर 90,000 रुपीस का उसने आईजीएसटी कलेक्ट किया, तो ये 90,000 रुपीस का भी क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। समझा, चलो रिफंड कितने टाइम के अंदर आप लोग क्लेम कर सकते हो, तो रिफंड आप लोग क्लेम कर सकते हो विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम रिलेवेंट डेट। अच्छा, रिलेवेंट डेट क्या क्या रहता है, देखो अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, गुड्स को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, in case of goods exported out of India where refund of tax paid is available in respect of goods themselves or inputs or input services used in such goods, यानी कि वो गुड्स के ऊपर ही आप लोग रिफंड क्लेम करना चाहते हो, या गुड्स को बनाने के लिए जो भी आपने इनपुट्स को यूज किया या इनपुट सर्विसेज को यूज किया उसका रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो कितने पीरियड में करोगे। तो जो गुड्स आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो एक्सपोर्ट आपके 3 तरीके से हो गए, या तो सी और एयर से जाएंगे, या तो लैंड से जाएंगे, या तो आप लोग ने पोस्ट ऑफिस के थ्रू बेचा रहेगा। अगर सी और एयर से जा रहे हैं तो जिस दिन गुड्स लीव कर रहे इंडिया, डेट ऑन विच शिप और एयरक्राफ्ट इन विच सच गुड्स आर लोडेड लीव्स इंडिया, यानी कि जो आपका कन्वेयंस है जिसके थ्रू आपके गुड्स जा रहे हैं वो जिस दिन इंडिया के बाहर चला जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, रिलेवेंट डेट बन जाएगा। वहां से 2 इयर्स के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना है। अगर आप गुड्स को बाय लैंड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जिस दिन डेट ऑन विच गुड्स पास द फ्रंटियर, जो इंडिया का फ्रंटियर है वहां से गुड्स जिस दिन क्रॉस कर रहे हैं इनटू अनदर कंट्री, उस दिन से वो आपका बन जाएगा रिलेवेंट डेट। और जिस दिन आपने गुड्स को पोस्ट से एक्सपोर्ट किया तो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय द पोस्ट ऑफिस कंसर्न टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये बन जाएगा आपका रिलेवेंट डेट। फिर अगला केस आता है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिलेवेंट डेट क्या माना जाएगा, तो जिस दिन आपने रिटर्न को फर्निश किया, रिटर्न फर्निश किया मतलब कौन सा रिटर्न फाइल किया, जीएसटीआर 3B जिस दिन आप लोग फाइल करोगे वो डेट बन जाता है आपका रिलेवेंट डेट। ठीक है, थर्ड केस, अगर आपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया, सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है, अभी उसके लिए लगने वाला आपने क्या किया, इनपुट सर्विसेज, या वो सर्विसेज का ही आपको रिफंड क्लेम करना है, तो उसके लिए रिलेवेंट डेट क्या बन जाता है, तो देखो या तो आपको ना पेमेंट पहले मिला रहेगा, देखो सप्लाई और सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड प्रायर टू रिसीट ऑफ पेमेंट, मतलब ये वाले केस में आपका पहले क्या हो रहा है, सर्विस हो रहा है, एंड बाद में क्या हो रहा है, आपका पेमेंट बाद में आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, पेमेंट। तो जिस दिन आपको पेमेंट मिला, पेमेंट किसके अंदर मिलना चाहिए, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज या फिर इंडियन रुपीस, जो भी आरबीआई ने परमिट किया है वो रिलेवेंट डेट बन जाएगा। और अगर आपको पेमेंट पहले मिल रहा है और बाद में आप लोगों ने इनवॉइस को इशू किया तो इनवॉइस के डेट से आपको, मतलब इनवॉइस का डेट आपके लिए बन जाता है रिलेवेंट डेट। ठीक है, अगर इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट
उस केस में आपका रिलेवेंट डेट बन जाता है डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 यानी कि GSTR 3B का डेट बन जाता है। अगर कोई भी रिफंड आपका कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आ रहा है तो रिलेवेंट डेट बन जाएगा जिस दिन आपको कम्युनिकेशन मिला कोर्ट के ऑर्डर्स का। ठीक है। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड और अनएक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और रियल लाइफ के लिए भी, कि अगर आप लोग रिफंड क्लेम कर रहे हो ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तो रेलेवेंट पीरियड कब से स्टार्ट होता, तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द पीरियड इन विच सच क्लेम और रिफंड अराइजेस। रिटर्न अंडर 39 मतलब कौन सा हो गया, जिस दिन आपका ड्यू डेट था GSTR 3B फाइल करने का, वो बन जाता है रेलेवेंट डेट। वहां से 2 साल के अंदर आप लोग एप्लीकेशन फॉर रिफंड कर सकते हो फाइल। इन केस वेयर द टैक्स इज पेड प्रोविजनली अंडर द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, आपने पहले प्रोविजनली टैक्स पे कर दिया, बाद में फाइनल जब असेसमेंट हुआ तब आपको रिफंड मिल रहा है, तो डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट जो रहेगा वो आपके लिए रेलेवेंट डेट बन जाएगा। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर, अच्छा अदर देन सप्लायर मतलब रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा, मतलब अगर समझो आप सप्लायर हो, आपने एक ऐसे रेसिपिएंट को सप्लाई किया जो SEZ के अंदर सिचुएटेड है, आपने उसको 10 लाख रुपीस का इनवॉइस दिया, उसके ऊपर 1,80,000 रुपीस का GST कलेक्ट कर लिया। अब ये ट्रांजैक्शन पे GST लगना नहीं चाहिए था, तो जो SEZ वाला रेसिपिएंट है वो रिफंड क्लेम करने जा रहा है, तो उसके लिए रिलेवेंट डेट क्या बन जाएगा, जिस दिन उसको गुड्स या सर्विसेज मिली वो बन जाएगा रिलेवेंट डेट। और एनी अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बन जाएगा आपके लिए रिलेवेंट डेट। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। The refund application shall be accompanied by documentary evidence or documentary evidence to establish that there is no unjust enrichment. Unjust enrichment का मतलब है the incidence of tax and interest has not been passed on to any other person। यानी कि मान लो क्या हो गया, इधर देखो एक एग्जांपल, हाँ ABC एक कंपनी है जिसने IGST पे किया था 50,000 ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और इसके अंदर क्लासिफिकेशन का एरर हो गया था, बाद में पता चला था कि इसके ऊपर कोई भी IGST पे नहीं होना चाहिए था। देखो टेक्निकली क्या हो गया, ABC ने सर्टन गुड्स को इंपोर्ट किया, जो इंपोर्ट करने के टाइम उन्होंने कितने रुपीस पे किए 50,000, बाद में पता चला टैक्स कितना आना चाहिए था 0 रुपीस का, और ABC ने समझो अगर ये प्रोडक्ट लेट से XYZ को सप्लाई कर दिया रहता था, तो कहना है इसे ABC ने XYZ से टैक्स को कलेक्ट कर लिया रहता था, यानी कि टैक्स का जो बर्डन है वो ABC ने पास ऑन कर दिया रहता था XYZ को। बट ABC बोल रहा है कि मम्मी कसम हमने ना किसी को भी कोई भी टैक्स पास नहीं किया, ये गुड्स हमारे पास ही आज तक पड़े हुए, हमने किसी को सप्लाई नहीं किया। तो उस केस में ABC को जब रिफंड क्लेम करना रहेगा उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये देना पड़ेगा कि हमने ये किसी को भी सप्लाई आगे नहीं किया है। ठीक है, चलो अगर आपका रिफंड 2 लाख रुपीस तक है तो आपको खुद से रिफंड मिल जाएगा। 2 लाख से अगर आपका ज्यादा रिफंड है तो आप लोगों को सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि हाँ बाबा इसका वैल्यूएशन 2 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट बोलो, लेट से 3 लाख रुपीस का अमाउंट है, तो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा कि हमने वेरीफाई किया हुआ है, ये बंदा जो भी एप्लीकेशन कर रहा है उसको उतना रिफंड आप लोग दे दो गवर्नमेंट प्लीज। ठीक है, चलो फिर एक पॉइंट बोलते हैं कि नाइदर अ डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेशन नॉर सर्टिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन फॉलोइंग केसेस। देखो यहाँ पे अपन जो बोल रहे ना कि आपको ये डॉक्यूमेंटरी एविडेंस देना पड़ेगा और ये अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं हो रहा है इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, या अगर अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो सीए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इन 6 केसेस में ना भैया आपको वो देने की जरूरत नहीं है। कौन से 6 केसेस? सबसे पहले अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट किया उसके लिए रिफंड क्लेम कर रहे हो तो देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिफंड है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तो आपको डिक्लेरेशन नहीं देना है। अगर आप लोग रिफंड क्लेम कर रहे हो ऑफ टैक्सेस पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड आइदर होली और पार्शियली ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड वाउचर, मतलब आपको एडवांस मिला था तब आपने पेमेंट वाउचर इशू कर दिया, ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, आपने रिफंड वाउचर दिया, तो जो टैक्स आप लोगों को रिफंड मिलेगा उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अनजस्ट एनरिचमेंट वाला देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले ट्रांजैक्शन को इंट्रास्टेट समझा था, CGST और SGST पे किया, अभी ट्रांजैक्शन क्लासिफाई हो रहा है इंटरस्टेट सप्लाई तो आपको IGST पे करना पड़ रहा, तो CGST SGST का रिफंड मिलेगा, उसके लिए अनजस्ट एनरिचमेंट का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और वाइस वर्सा, पहले इंटरस्टेट समझा बाद में इंटरस्टेट हो गया तो भी सेम पॉइंट आएगा। टैक्स और इंटरेस्ट बोर्न बाय सच अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट एज गवर्नमेंट में नोटिफाई,
और रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये 6 जगह पे आप लोगों को कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, ध्यान से देखना कि प्रिस्क्राइबिंग मैनर फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो इसको ना समझ कर लो, ये कौन से केस की बात करता है। यहाँ पे ना एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने क्या किया था ना, एक बिल्डर से, ध्यान से समझ के लेना, एक बिल्डर से ना फ्लैट परचेस किया था। फ्लैट कितने रुपीस का था, 1 करोड़ रुपीस का फ्लैट था। लेट्स से 5 लाख रुपीस उसके ऊपर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने बिल्डर को जीएसटी पे कर दिया, यानी कि टोटल अमाउंट कितना पे किया, 1 करोड़ 5 लाख रुपीस का पे कर दिया। क्लियर है। बाद में ना ऐसे सर्टन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया या कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी ये बिल्डर क्या करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अमाउंट रिफंड करेगा, अमाउंट क्या करेगा, रिफंड करेगा। बट टेक्निकली क्या हो गया था यहाँ पे, ये बिल्डर ने ना 5 लाख ऑलरेडी पे कर दिए गवर्नमेंट को, ऑलरेडी क्या कर दिया, पेड टू गवर्नमेंट। ट्रांजैक्शन को समझ के लो, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने बिल्डर को 1 करोड़ फ्लैट का प्राइस पे किया प्लस 5 लाख रुपीस जीएसटी पे कर दिया। बिल्डर ने क्या किया, 5 लाख रुपीस ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिए। अभी एक तो ये ट्रांजैक्शन का है ना, क्रेडिट नोट का डेट चेक करो। क्या चेक करोगे, क्रेडिट नोट का डेट। अगर क्रेडिट नोट का डेट अवेलेबल है, क्या है, क्रेडिट नोट का डेट अवेलेबल, तो ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर है, ये क्या इशू करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नोट इशू कर देगा, और जो 5 लाख रुपीस का टैक्स पेड था उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, अगर क्रेडिट नोट फाइल करने का टाइम लिमिट अभी तक अवेलेबल है तो। बट मान लो ये क्रेडिट नोट फाइल करने का टाइम अभी अनअवेलेबल है, बहुत लेट हो गया, जो आपका 30 नवंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर वाला डेट था वो चला गया, तो उस केस में अभी क्या हो जाएगा, बिल्डर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना अमाउंट रिफंड करेगा, 1 करोड़ रुपीस ही रिफंड करेगा। क्यों 1 करोड़, क्योंकि बिल्डर ने 5 लाख रुपीस का ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है, और वो अभी बिल्डर क्रेडिट नोट भी इशू नहीं कर सकता। तो बिल्डर बोलेगा कि देख भाई, तूने मुझे पैसे दिए थे 1 करोड़ 5 लाख, मेरे 1 करोड़ में तुझे रिटर्न दे रहा, 5 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिए, तुझे रिफंड चाहिए तो तू गवर्नमेंट से मांग ले। तो उस केस में बोला गया है कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट से 5 लाख रुपीस का रिफंड क्लेम कर सकता है, 5 लाख रुपीस का रिफंड क्लेम कर सकता है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड दो ही केसेस में मिलेगा, कि अगर यहाँ पे नॉन कंप्लीशन हो रहा है या तो डिले इन कंप्लीशन हो रहा है, नॉन कंप्लीशन या डिले इन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, और वो जो क्रेडिट नोट है उसका पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट भी एक्सपायर हो गया, तो उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ में अगर समझो आपने कोई भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जिसका प्रीमियम आपने पहले ही पूरा पे कर दिया, पूरे अमाउंट का प्रीमियम पे कर दिया, और बाद में ड्यू टू एनी रीजन आपकी पॉलिसी बीच में से ही टर्मिनेट हो रही है ना, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस का जो भी आपका आईटीसी का अमाउंट है उसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट नोट का भी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया हुआ है, तो आप गवर्नमेंट से अमाउंट को रिफंड क्लेम कर सकते हो। आपको अमाउंट को रिफंड क्लेम करने के लिए आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लोगे, आप वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन लोगे जहां पे आपका सप्लायर लोकेटेड है, जहां पे आपका कौन लोकेटेड है, सप्लायर लोकेटेड है। अगर सप्लायर एक से ज्यादा स्टेट के अंदर लोकेटेड है तो आप रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन हर वो स्टेट में लोगे जहां पे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, ठीक है क्या। अगर देखो इनवॉइस इशूड बाय डिफरेंट सप्लायर तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा डिफरेंट स्टेट में, हर एक जगह पे आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे आप लोगों को आपका आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, समझा क्या। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा रिफंड क्लेम करने के लिए, डिटेल ऑफ इनवॉइस, प्रूफ ऑफ मेकिंग सच पेमेंट, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट वगैरह सब देना पड़ेगा। रेलेवेंट डेट क्या है रिफंड फाइल करने के लिए, 2 years फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट फॉर सप्लाई बाय सप्लाई। तो जिस दिन आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है उस दिन एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक एग्रीमेंट बनेगा आप लोगों के बीच में कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, वहां से 2 साल के अंदर आप लोग रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट रिफंड क्लेम करने के लिए कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको अमाउंट जो पे हो रहा है वो पूरा पे नहीं हो रहा है, इट इज लेस देन अमाउंट पेड बाय सच अनरजिस्टर्ड पर्सन टू सप्लाई, मतलब देखो आपने उसको पे किया था 1 करोड़ रुपीज जिसके ऊपर 5 लाख रुपीज का जीएसटी था,
बट सामने वाला पर्सन अगर आपको 90 लाख ही रिफंड दे रहा है तो आपको 5 लाख का पूरा रिफंड नहीं मिलेगा, आपको रिफंड कितना मिलेगा, तो 5 लाख इंटू 90 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ यानी कि 90%, यानी कि 4.50 लाख रुपीस का ही रिफंड मिलेगा। समझा क्या? अगर आपके रिफंड एप्लीकेशन के अंदर कोई भी डेफिशिएंसीज है तो आपका एप्लीकेशन इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं होता है, आपके पास शो कॉज नोटिस आएगा या आपको एक टाइम मिलेगा जिसके अंदर आप लोग क्या करोगे, आपके डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई करके गवर्नमेंट के पास दे दोगे। ठीक है। रिफंड का जब आप लोग एप्लीकेशन करते हो तो जब से आपका ऑर्डर ऑफ रिफंड आता है, ऑर्डर ऑफ रिफंड आता है, ध्यान से सुनना भी, ये पॉइंट को ध्यान से समझ के लेना। अरे एक ही सेकेंड। हाँ, ऑन रिसीट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन, अगर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड एज रिफंड इज रिफंडेबल, वो इमीडिएटली ऑर्डर पास कर देगा कि हम आपको रिफंड दे रहे हैं। रिफंड ऑर्डर शैल बी इशूड बाय ऑफिसर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब से आपको एप्लीकेशन मिला वहां से कितने डेज के अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, 60 डेज के अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। 60 डेज का टाइम लिमिट कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम फॉर रिफंड। ठीक है। तो इसके लिए ना क्या बोला गया भाई, देखो जिस दिन आप लोगों ने एप्लीकेशन किया वहां से आइडियली कितने टाइम के अंदर आपको पैसा मिलना है, ऑर्डर पास होना चाहिए, 60 डेज के अंदर आप लोगों को रिफंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक दिन आएगा ना जिस दिन आपका ऑर्डर पास होगा एंड 60 डेज के अंदर तो आप लोगों को रिफंड मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इंटरनली क्या बोला हुआ है कि ये जो ऑर्डर आपको पास करने का है ना वो ना 45 डेज के अंदर ही ऑर्डर पास कर दो, ताकि 15 डेज का आपको टाइम लिमिट मिले पेमेंट करने के लिए। और अगर आप लोगों ने डिले कर दिया पेमेंट करने के लिए, क्या कर दिया, एक ही मिनट, डिले कर दिया, तो आपको सामने वाले पर्सन को 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर 60 डेज। ना आफ्टर 60 डेज आपने जितना भी डिले किया आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर ये आप लोगों ने जो रिफंड दिया है ये कोर्ट के ऑर्डर के बोलने के हिसाब से दिया है और 60 डेज में पेमेंट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपने 60 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ठीक है क्या? डिसबर्सल ऑफ रिफंड, अगर समझो केस सेंट्रल टैक्स ऑफिसर के पास से तो वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सबका रिफंड कर देगा। और अगर केस ये स्टेट ऑफिसर के पास से तो वो भी एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी सबका रिफंड आपको दे देगा। रूल 92(1)(a) क्या बोलता है, प्रॉपर ऑफिसर डिवाइड करेगा अमाउंट को 2 रिफंडेबल पोर्शन के अंदर। एक एग्जांपल से समझो आप इसको। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया था, एक जीएसटी का लाइबिलिटी पे किया था 1 लाख रुपीस का, जिसका पेमेंट आपने 40,000 कैश से किया था, 60,000 क्रेडिट से किया था। तो कहने से आपने 40% पेमेंट किसमें किया था, कैश, और 60% आपने पेमेंट किससे किया था, क्रेडिट। बाद में पता चला कि आपने गलती से ना 20,000 रुपीज का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। तो 20,000 का जो अभी रिफंड मिलेगा ना आपको वो भी 2 पार्ट्स में बटेगा। 40% आपको कैश में मिलेगा यानी कि कैश में कितना आएगा, 8,000, और 60% आपको किस में मिलेगा, क्रेडिट, यानी कि वो कितना आएगा आपका 12,000। तो 8,000 कैश में आएगा, 12,000 आपका क्रेडिट लेजर में पैसा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ, ऑफिसर ना आपको एप्लीकेशन के बाद में प्रोविजनल रिफंड भी दे सकता है। प्रोविजनल रिफंड यानी कि समझो जब आपने एप्लीकेशन कर दिया, आपने एप्लीकेशन किया रिफंड का लेट से 1 लाख रुपीस का, तो इसका 90% यानी कि कितना आता है, ये 90,000 रुपीस आप लोगों को प्रोविजनल रिफंड भी मिल सकता है। कितना परसेंट मिलेगा, 90% ऑफ टोटल अमाउंट। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसने 5 साल के अंदर कोई भी ऐसा फ्रॉड किया है जिसका टैक्स इवेडेड इज मोर देन 2.5 करोड़, तो आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली प्रोविजनल रिफंड कितना परसेंट मिलेगा, 90% मिलेगा। बट अगर समझो आपने कोई भी टैक्स को इवेड किया है, कितने रुपीस का टैक्स इवेजन है आप लोगों का, पिछले 5 साल में कभी भी अगर आपने 2.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स इवेड किया है तो आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है क्या? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रिफंड क्लेम करने के लिए सारे रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी है, उसी के बाद में रिफंड मिलेगा। ठीक है, चलो, मिनिमम रिफंड कितना क्लेम करना चाहिए आप लोगों ने, नॉट लेस देन 1,000 रुपीज, यानी कि रिफंड
200-500 रुपए का नहीं मिलेगा। अगर अमाउंट 1000 रुपीज से ज्यादा है तो ही आप लोगों को रिफंड मिलेगा। फिर अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, नो रिफंड ऑन एक्सपोर्ट इफ एक्सपोर्ट लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो भी प्रोडक्ट आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो या सर्विसेज आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल है तो उसके ऊपर आप लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी विच इज हैविंग नील रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब अगर समझो आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है बट नील रेट से लग रहा है तो उस केस में रिफंड मिलेगा क्या, तो यस, आंसर इज यस, आप लोगों को रिफंड मिलेगा, इट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। क्लियर है क्या? चलो डन है यहां तक सबका। बढ़ेंगे अभी अगले पॉइंट की तरफ। अभी चालू होता है आप लोगों का रियल टॉपिक, रियल चैप्टर। वो ध्यान से सुनना। अगर आप लोग 1.5 के स्पीड पे देख रहे हो तो प्लीज अभी 1 के स्पीड पे कर देना। सीधे बैठना, 1 मिनट अगर वीडियो को पॉज करके पानी वगैरह पीना चाहते हो तो पानी वगैरह पी लो। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का रियल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे ना रिफंड जो आप लोगों को क्लेम करना है ना रिफंड, उसके लिए ना आपको यहाँ पे 2 रूल्स को पढ़ना है। एक है आप लोगों का, देखो 2 रूल्स है अंडर, मतलब ये रूल 89 है। एक है रूल नंबर 4, एक है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 सबसे पहले बात करता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। और अगर आप लोग देखोगे तो रूल 4 बात करता है आप लोगों का जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। रूल 89(4), अरे चलो रूल 89(4) किसके बारे में बात करता है आपका, जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में सिर्फ अभी सुनते जाओ, जो जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे फ्लो के अंदर सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखना। रूल 89(4) सबसे पहले बात किसकी करता है, रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आप लोग कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो पहले ये ना, ये बोल क्या रहा है उसको समझो। आप एक पर्सन हो, आपने एक सप्लाई किया जीरो रेटेड सप्लाई जिसका नेचर था, लेट से आपने सप्लाई किया SEZ को। कितने रुपीस का सप्लाई किया आपने, 10 लाख रुपीस का सप्लाई किया। बट ये सप्लाई करने के लिए आपने सर्टन इनपुट्स लिए रहेंगे, इनपुट सर्विसेज लिए रहेंगे, बराबर है। और क्या लिया रहेगा, कैपिटल गुड्स। और आपने ये जो एक्सपोर्ट किया है इसके ऊपर आपने नो टैक्स पेड, नो टैक्स पेड। तो ये जो भी आपने परचेस किया है टू मेक द जीरो रेटेड सप्लाई, उसमें से रिफंड कैसा मिलेगा अपन उसको समझ के ले रहे। सर देखो अगर आपने यहाँ पे टैक्स पे किया रहता था, टैक्स पे किया रहता था तो कहना है इसे आपने आपने देखो अगर आपने आउटपुट टैक्स पे किया रहता था तो आपने उसके अंदर इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर लिया रहता था, इनपुट टैक्स को क्या कर लिया रहता था, एडजस्ट कर लिया रहता था, तो रिफंड का सवाल ही नहीं आता। अभी अपन रिफंड कौन से केस में देख रहे कि जो भी आप लोगों ने इनपुट टैक्स पे किया है, इनपुट टैक्स पेड। अच्छा इनपुट टैक्स आप लोगों ने कहां पे किया रहेगा, ऑन इनपुट्स। अभी सिर्फ समझ के लो, ठीक है, ध्यान से सुन के लेना। इनपुट्स पे किया रहेगा, इनपुट सर्विसेज पे किया रहेगा और कैपिटल गुड्स पे किया रहेगा। और ये आपने सब किसके लिए यूज किया रहेगा, टू मेक आउटपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई नहीं आउटवर्ड सप्लाई, भावना को समझ के लो, आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए। और ये आउटवर्ड सप्लाई पे आपने टैक्स को पे ही नहीं किया तो भैया आपको इसका क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। अभी वो रिफंड का कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे समझ के लेंगे, ठीक है। तो चलो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में ना आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखते चलना। सबसे पहले आप लोगों को रिफंड का अमाउंट कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, आपको रिफंड का अमाउंट कितना मिलेगा। तो रिफंड का अमाउंट रहेगा जितना भी आप लोगों का जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड सप्लाई किसका है, गुड्स और सर्विसेज का। मल्टीप्लाई करोगे आप उसको नेट आईटीसी से, डिवाइड करोगे टोटल टर्नओवर से। सर क्या बोल रहे हो, एग्जांपल से समझो, सब बातें एग्जांपल से समझोगे, ध्यान देना। समझो सबसे पहले एग्जांपल देखो यहाँ पे ध्यान से। आपने क्या किया, क्लॉथ, क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने के लिए ना आप लोगों ने सर्टन वूल को लिया। वूल लेने के टाइम पे आप लोगों का टैक्स कितना था, 1 लाख रुपीस का आप लोगों ने टैक्स पे किया। अभी ये क्लॉथ ये वूल से आपने क्या किया, इंडिया में सर्टन सप्लाई किया 25 लाख का, एक्सपोर्ट किया 75 लाख का। देखो वूल जो था, क्या परचेस किया था आप लोगों ने, सबसे पहले वूल।
उसके ऊपर आपने टैक्स कितने रुपीस का पे किया था, लेट से 1 लाख रुपीस का। अच्छा, उसको आपने एक्सपोर्ट के लिए यूज कितना किया, 75 लाख, और आपने इंडिया में कितना सप्लाई किया, 25 लाख रुपीस का सप्लाई किया। कहने से तो ये 1 लाख रुपीस का पूरा रिफंड नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भैया सर्टन तो इंडिया में भी सप्लाई हुआ है ना। तो सिंपल है, टोटल आपका एक्सपोर्ट यानी कि ये बन गया आपका जीरो रेटेड सप्लाई, वो कितने रुपीस का है, 75 लाख। आउट ऑफ टोटल सप्लाई कितना है, 100। 100 कैसे आ रहा है, एक्सपोर्ट का 75 और इंडिया का 25, टोटल 100 बन गया। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, नेट आईटीसी, आईटीसी कितना था, 1 लाख, तो आपको रिफंड कितने रुपीस का मिलेगा यहाँ पे, 75,000 रुपीस का आप लोग एलिजिबल हो रिफंड क्लेम करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 समझा क्या, समझा क्या। अच्छा सर, अभी ना इसी के अंदर एक पॉइंट को मैं आप लोगों को बता देता हूं, एकदम कॉमन सेंस वाला पॉइंट है सर। बट अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस चेक करने गया, बैलेंस सिर्फ 60,000 ही था, तो रिफंड कितना मिलेगा, 60,000 ही मिलेगा। रिफंड का अमाउंट जो आप क्लेम कर रहे हो वो बैलेंस से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है। जितना आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है और जितना रिफंड आप लोग क्लेम करते हो, विच एवर इज लोअर, उतना ही रिफंड मिलेगा ना। अच्छा, अगर क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपीस रहते तो आपको रिफंड कितना मिल गया रहता था, पूरा 75,000 का रिफंड मिल गया रहता था। ठीक है, चलो। बट अभी ना यहाँ पे एक पॉइंट को देखो, उनका क्या बोलना है कि ये जो एडजस्टेड टर्नओवर आप निकाल रहे हो, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, उसके अंदर आपका कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगा। कौन सा सप्लाई नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगा, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। अरे यार क्या बोलना चाहते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे आप लोग है ना सप्लाई कर रहे हो, आप सप्लाई दो टाइप का कर रहे हो, विद इन इंडिया कर रहे हो और क्या कर रहे हो, या तो एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं एक्सपोर्ट को ही बोलूं, ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई। जो इंडिया में सप्लाई आप लोग कर रहे हो वो दो टाइप का रहता है, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, और एक्सपोर्ट जो भी रहेगा आपका वो अगेन, चलो ऐसे मान लो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, तो आखिर में ये जीरो रेटेड सप्लाई। तो क्या बोल रहे हैं, जब आप आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे ना, उसके अंदर आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगा। कौन सा सप्लाई नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगा, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। यानी कि देखो, ये तो आ जाएगा क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई, यहां पे ये एग्जेम्प्ट सप्लाई आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। और ये सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, एक ही सेकंड ना, उल्टा बोल दिया मैंने। थोड़ा सा ना मैं एग्जांपल को चेंज कर देता हूं, 2 मिनट। थोड़ा सा ना मैं एग्जांपल को चेंज कर देता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, ये एग्जांपल से आप लोग समझ पाओगे उसको। आपने क्या किया, यहां पे वुल परचेस किया जिसके ऊपर आईटीसी था 1 लाख रुपीस, आपने उससे क्लोथ बनाए। क्लोथ जो आप बना के बेच रहे हो ना, उसके अंदर दो प्रोडक्ट बन रहे, एक बन रही है आपकी साड़ी, दूसरा क्या बन रहा है आपका टी शर्ट। साड़ी आपकी टैक्सेबल है, टी शर्ट आपका एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे कि आपके एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, इन्होंने अभी तक ऐसा बोला, मतलब ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। अच्छा, ये जो टी शर्ट है जिसको आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, कहने से आपका क्या बन गया, जीरो रेटेड सप्लाई। तो अभी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में जो आपका टैक्सेबल सप्लाई है वो आ जाएगा, प्लस जो आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है बट एक्सपोर्ट है, ये भी किधर क्लासीफाई हो जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। यानी कि इस केस में आपको रिफंड कितना मिलेगा, देखो आपने टोटल टैक्स कितना पे किया है, 1 लाख। अच्छा, फॉर्मूला में आ जाओ, फॉर्मूला क्या बोलता, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, नेट आईटीसी टी से, डिवाइड किससे करोगे, टोटल टर्नओवर से, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, कहने से वो कितना है, ये वाले केस में जीरो रेटेड सप्लाई का एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 20 + 15, 35 लैक्स आ गया। टोटल आईटीसी कितना आपके पास, 1 लाख रुपीस का आईटीसी है, डिवाइड करोगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकलेगा, आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई को नहीं लेना है, अच्छा इसको नहीं लेना है, ऐसे बोल रहे, मतलब ये दोनों को ले लो, 20 + 30, 50 लाख आ गया। अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि इसके अंदर अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 20 + 30 + 15 कितना होता है टोटल, 65। तो आपको रिफंड कितना मिलेगा, तो नेट आईटीसी मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। अपने केस में जीरो रेटेड सप्लाई कितना था, 20 + 15 यानी कि 35, डिवाइड किससे करोगे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, जो भी अपन ने निकाला था यहाँ पे कितना था वो
65 लाख आपको रिफंड कितने का मिलेगा यहाँ पे, ये जो भी अमाउंट आता है उतना रिफंड मिल जाएगा। चलो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 10,000 इंटू 35 लाख डिवाइडेड बाय 65 लाख, आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगा अप्रोक्स 5385 रुपीज का। समझा क्या? वापिस से ये एग्जांपल को देख के लो आप लोग, ठीक है? आप लोग सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, मैं ना पूरा आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देखते चलो। रूल 89(4) बोलता है आपको रिफंड कितना मिलेगा, तो आपके लिए रिफंड रहेगा आपका नेट आईटीसी। नेट आईटीसी उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, आपका जो भी जीरो रेटेड सप्लाई उसका टर्नओवर। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई में आपका गुड्स भी आता और सर्विस भी आता, अब उसको डिवाइड किससे करोगे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर को निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करना ना, टर्नओवर को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर देना, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई फिर वो इंडिया में रहे या एक्सपोर्ट रहे उसको पूरा ऐड कर देना आप लोग। और जो आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आपका दो टाइप का रहेगा, इन इंडिया और एक्सपोर्ट। तो जो इन इंडिया वाला एग्जेम्प्ट सप्लाई ना, बस उसी को आप लोग एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में नहीं लोगे, क्योंकि जो आपका एक्सपोर्ट वाला एग्जेम्प्ट सप्लाई वो आपका जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर आएगा, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो, यहां तक समझा? चलो अभी बाद में क्या बोलते हैं कि नेट आईटीसी का मतलब है कि वो आईटीसी आप लोगों ने ना दोनों बातों के लिए यूज करना चाहिए, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई के लिए भी एज वेल एज सप्लाई इन इंडिया के लिए भी। देखो ना, अगर समझो आपने कोई भी इनपुट्स को यूज किया और उससे आप लोग एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्या कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, तो कहने से ये तो फिर पूरा ही रिफंड मिल जाएगा। अपन यहाँ पे इन शॉर्ट अपोर्शनमेंट कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपोर्शनमेंट कर रहे। और अपोर्शनमेंट क्यों कर रहे, क्योंकि वो कौन से पर्पस के लिए यूज हो रहा, कॉमन इसके लिए यूज हो रहा। अगर आपके इनपुट्स एक्सक्लूसिवली, इनपुट्स अगर एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड सप्लाई के लिए रहेंगे तो उसका तो पूरा रिफंड मिल जाएगा। अपोर्शनमेंट कब आएगा, जब आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉमन यूज कर रहे हो। तो अच्छा सा कलर आ जा, हाँ, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, इसको कॉमन सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, आईटीसी आप लोग जो रिफंड क्लेम कर रहे हो वो सिर्फ करंट पीरियड के लिए रहना चाहिए। मतलब अगर समझो आपका कोई भी ओपनिंग वाला आईटीसी है, कौन सा वाला आईटीसी है, ओपनिंग बैलेंस का आईटीसी है, उसको आप लोग कैलकुलेशन में नहीं लोगे। रिफंड आप लोग सिर्फ करंट पीरियड का जो आपका आईटीसी है उसी बात का लोगे, ओपनिंग वाला इग्नोर कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल 89(4), मैंने इधर एक चार्ट बना के रखता हूं, बाद में वापस से जब जरूरत पड़ेगी अपने इसके ऊपर आ जाएंगे। देखो कौन सा रूल पढ़ रहे हैं अपन अभी यहाँ पे, रूल 89(4). ये क्या बोलता है कि आईटीसी का जो आपका रिफंड है, जो आपका कौन सा रिफंड है, आईटीसी का रिफंड, वो कौन से बात का हो सकता है। एक तो रहेगा आपका इनपुट्स का, दूसरा किसका रहेगा, इनपुट सर्विसेज का, और थर्ड कौन सा रहेगा आपका, कैपिटल गुड्स का। बराबर है ना, तीन ही बात का रिफंड रह सकता है। तो रूल 89(4) बोलता है आपको इनपुट्स का रिटर्न मिल जाएगा, इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप क्लेम करो, रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। किसका, कैपिटल गुड्स का। इनपुट्स का मिल जाएगा, इनपुट सर्विसेज का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इनपुट सिर्फ किसका रहेगा, आप लोगों को इनपुट्स का मिलेगा, आईटीसी रिफंड किसका मिलेगा, इनपुट्स का मिलेगा और इनपुट सर्विसेज का मिलेगा। समझा? कोई भी कैपिटल गुड्स है, क्या है आपके कैपिटल गुड्स, उसका आईटीसी का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। समझा क्या? क्लियर है? चलो एक सेकेंड के लिए पॉइंट को वापस से रीड कर लो, जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, फटाक से रीड कर लो सब लोग। चलो डन है यहां तक। एक एग्जांपल ले लेंगे इसके ऊपर अपन, एक एग्जांपल, चलो यहाँ पे ड्राफ्ट करता हूं मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए, अपन देखते हैं। लेट से एक पर्टिकुलर पीरियड था आपका, ठीक है, जहां पे आपके पास ओपनिंग आईटीसी था 10 लाख रुपीज का। कितने रुपीज का, 10 लाख रुपीज का। आपने ना करंट पीरियड में परचेस किया आईटीसी, जिसके ऊपर आप लोगों को पे करना था, जिसका इनपुट्स का वैल्यू था 2 लाख, इनपुट सर्विसेज का अमाउंट था 3 लाख, कैपिटल गुड्स का था 1,50,000। आपने क्या किया उस पर्टिकुलर पीरियड में, जीरो रेटेड सप्लाई किया, लेट से 22 लाख का, और अदर सप्लाई किया आप लोगों ने
अदर सप्लाई किया लेट से कितने रुपीस का, 14 lakhs का, जिसके अंदर विच इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई ऑफ 4 lakhs, तो आपको रिफंड कितना मिलेगा? तो रिफंड का अपना फॉर्मूला सिंपल है। क्या है आपका रिफंड का फॉर्मूला? देखो ध्यान से, नेट आईटीसी इंटू जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। यहां पे अभी आपका कहना है नेट आईटीसी, आपको सबसे पहले ये जो ओपनिंग वाला है इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। और करंट पीरियड में भी आप सिर्फ आईटीसी किसका लोगे, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का। वो कितना आता है आपका, 5 लाख। अच्छा, मतलब आपका इधर क्या आ जाएगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई कितना है आप लोगों का, 22 लाख, डिवाइडेड बाय एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई और अदर्स भी आ जाएगा, अदर देन एग्जाम सप्लाई। तो यहां पे मैं बोलूं 22 लाख तो आएगा ही आएगा, साथ में 14 लाख भी आना चाहिए। बट रुको, 14 लाख में से 4 लाख रुपीस कौन सा है, एग्जाम, तो उसको इंक्लूड मत करो, यानी कि इधर इंक्लूड कितना होगा, 10 लाख। तो रिफंड कितना मिलेगा, 5 लाख इंटू 22 लाख डिवाइडेड बाय 32 लैक्स। कितना आता है वो, 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 32 लैक्स। तो रिफंड आ जाएगा आपका 343,750 रुपीस का। समझा यहां तक? समझा? मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को बता रहा हूं एक फ्लो के अंदर, जिससे सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे फटाक से। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी अगला पॉइंट क्या बोलता है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। सुनो, सर्विस नहीं, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा, तो उसको अपन अमाउंट को पकड़ेंगे लोअर ऑफ। अगर लोअर ऑफ कौन सा लेने का, आपका इनवॉइस वैल्यू या एफओबी वैल्यू, इन दोनों में का लोअर ले लो, उसको कंपेयर करो 1.5 टाइम्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई। मतलब क्या, देखो पर्सन क्या करेंगे ना, रिफंड क्लेम करने के लिए, लेट से प्रोडक्ट ए को इंडिया में बेच रहे 100 रुपीज में, और सिर्फ रिफंड क्लेम करने के लिए बाहर एक्सपोर्ट कर रहे 400 रुपीज का। गवर्नमेंट का बोलना है तुम जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सामने वाला फुद्दू थोड़ी ना है, उसको तो मालूम रहेगा ना प्राइस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखो, ये जो तुमने एक्सपोर्ट किया ना उसके अंदर दो अमाउंट्स रहेंगी, एक तो रहेगी तुम्हारी इनवॉइस वैल्यू, दूसरा रहेगा एफओबी वैल्यू। अभी एफओबी वैल्यू कस्टम्स के अंदर आप लोग पढ़ लोगे, जाने दो। इसमें का लोअर अमाउंट लो, और जो में तुम लोग इंडिया में सप्लाई कर रहे हो उसका 1.5 टाइम्स हम लोग आपको मार्जिन देंगे। इन दोनों का लोअर अमाउंट हम लोग मानेंगे आपका जीरो रेटेड सप्लाई का एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब क्या, एग्जांपल से समझ के लोगे, अगर एक प्रोडक्ट ए है वो इंडिया में सप्लाई हो रहा है 2 लाख रुपीस का, आप लोगों ने उसको एक्सपोर्ट किया जिसके अंदर आपका इनवॉइस का वैल्यू है 6 लाख और आपका गवर्नमेंट का एफओबी वैल्यू कितना है 5 लाख। तो आपके लिए जीरो रेटेड सप्लाई का एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा, तो देखो 2 लाख इंटू 1.5 टाइम्स कितना हो गया, वो 3 लाख। और इन दोनों में का लोअर कितना आता है, वो 5 लाख। इन दोनों का लोअर यानी कि आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई का कितना बन जाएगा, 3 लाख रुपीस। समझा क्या? अच्छा सर, अगर ये ऐसे रहता तो, अगर समझो ये इंडिया में सप्लाई हो रहा है 3 लाख रुपीस का, जो हमारा इनवॉइस वैल्यू है वो है 5 लाख रुपीस का, और एफओबी वैल्यू कितना है 4 लाख रुपीस। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में का लोअर अमाउंट लेते हैं, वो कितना आता 4 लाख। 3 लाख का हम लोग कितना टाइम्स लेते हैं, 1.5 टाइम्स, वो कितना आता 4.5 लाख। इन दोनों में से लोअर अमाउंट कितनी आती, 4 लाख। तो हम लोगों ने जीरो रेटेड सप्लाई का वैल्यू ऑफ गुड्स कितना माना रहता था, 4 लाख रुपीस कंसिडर किया रहता था। समझा क्या? देखो एक एग्जांपल, आपके पास नेट आईटीसी कितना है 1 लाख रुपीस का, इनवॉइस वैल्यू है 20 लाख, एफओबी वैल्यू है 18 लाख। तो सबसे पहले इन दोनों में का लोअर ले लो, कितना आता है वो 18 लाख। सेम गुड्स अगर डोमेस्टिकली बेचते तो कितने में बेचते हैं 11 लाख। तो आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया 11 लाख। बाकी आपका डोमेस्टिक सप्लाई कितने का है 30 लाख। तो आप लोग रिफंड कितना क्लेम करोगे, तो नेट आईटीसी है 1 लाख, उसको मल्टीप्लाई करोगे 16 लाख से। 16 लाख कैसे, 11 लाख का आप लोग कितना परसेंट जाओगे 1.5%, वो कितना आता 16.5 लाख। उसको कंपेयर किससे कर रहे हो आप 18 लाख से, लोअर 16.5 आता तो 16.5 ऊपर ले लिया। फिर डिनोमिनेटर में भी अदर सप्लाई कितना है आपका 30 लाख। 30 के अंदर प्लस क्या करोगे आप लोग, जीरो रेटेड सप्लाई में 16.5 को ऐड करोगे, वो आता है 46.5। ऐसा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर ये एक पॉइंट देखो, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, रिफंड आप लोग उतना ही बैंक अकाउंट में क्लेम करोगे जितना रिफंड अमाउंट है और बैलेंस इन क्रेडिट लेजर है। भैया आप रिफंड क्लेम कर रहे हो 1 लाख रुपए का, बट आपके क्रेडिट लेजर में 40,000 ही है, तो रिफंड मैक्सिमम आपको मिलेगा 40,000 रुपीज का ही। समझा? चलो सर, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सर्विसेज क्या रहता है,
तो देखो, जो जीरो रेटेड सर्विस आपको निकालना होता है ना, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सर्विस, आपको ये चेक करना है, मैं ना सिंपल में मैं बताऊंगा कि आपने उस पीरियड में कितने वैल्यू का सर्विस दिया, कितने वैल्यू का क्या दिया, सर्विस दिया, उस पीरियड में कितने वैल्यू का सर्विस दिया। अच्छा, अज्यूम कर लो आप एक क्वार्टर का चेक कर रहे हो, अप्रैल से लेके जून, ठीक है, अप्रैल से लेके जून आप लोग क्या निकाल रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस उस पीरियड का कितना है। लेट से आपके पास वैल्यू आ रही है 40 लाख रुपीस, कितना पैसा आ रहा है, 40 लाख, ठीक है, कोई बात नहीं। बट 40 लाख में ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास है ना, लेट से 12 लाख रुपीस का एडवांस मिल रहा है, जो सर्विसेज आप लोग फ्यूचर में देने वाले हो उसका एडवांस मिल रहा है। तो मुझे बताओ ना, कहना इसे 12 लाख रुपीस का सर्विस आपने करंट पीरियड में दिया ही नहीं, आप उसको फ्यूचर में देने वाले हो, तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि आपने को क्या निकालना है, उस पीरियड में कितनी वैल्यू का आपने सर्विस दिया, तो उसको माइनस कर दो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना, ये पीरियड के पहले यानी कि पास्ट में आपको कुछ ऐसा एडवांस मिला हो जिसका सर्विस आप करंट पीरियड में दे रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे एडवांस जो आपको कब मिला है, पास्ट में मिला है। लेट्स आपको पास्ट में एडवांस मिला था 17 लाख का, तो देखो ये पीरियड में आपके पास 40 लाख रुपीस की सर्विसेज की अमाउंट आ रही है, बट 12 लाख आप अगले पीरियड में सर्विस देने वाले हो, तो उसको माइनस कर दो, और पीछे आपको 17 लाख रुपीस मिले थे जिसका सर्विस आप करंट पीरियड में दे रहे हो, उसको ऐड कर दो, तो आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अभी कितना बन जाएगा, 45 लाख। कैलकुलेट कर लो, अमाउंट सेम आएगा। समझा क्या, क्लियर है। तो वैसे आप लोग क्या निकालोगे, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है गाइस, ट्रस्ट मी, इससे सिंपली आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता है कि रिफंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाया। बट यस, ये वीडियो देखने के बाद में इमीडिएटली आप लोगों को क्या करना है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है इसके ऊपर से, ताकि आपके कंसेप्ट और स्ट्रांगली बिल्ड हो जाए इमीडिएटली, ठीक है। अभी अगला मेन पॉइंट आता है, रूल कौन सा, रूल 89(5). कौन सा रूल है अभी, रूल 89(5). देखो, ये रूल बात करता है अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे अपन समझ के लेंगे सारे कंसेप्ट्स को। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है, जो भी आप लोग परचेस कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स रेट लग रहा है ज्यादा परसेंटेज से। जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके, या तो जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट नहीं, जो भी सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है कम परसेंटेज से, तो उसकी वजह से जो भी आपके पास एक्सेस आईटीसी इतना एक्यूमुलेट हो रहा है कि आप उसको सेट ऑफ कर ही नहीं पा रहे, तो आप गवर्नमेंट के पास जाके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। ध्यान से सुनना, रिफंड यहां पे मिलेगा सिर्फ इनपुट्स का। रिफंड किसका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का। देखो यहाँ पे ये टेबल मैंने आप लोगों से बनवाया था, यहाँ पे कौन सा रूल है आपका, रूल 89(5). यहाँ पे रिफंड मिलेगा सिर्फ इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलेगा। अगेन, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा सिर्फ इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का या कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। वेयर एज जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर इनपुट्स का भी मिल रहा था, इनपुट सर्विसेज का भी मिल रहा था। ये सबसे पहले एक बड़ा डिफरेंस है। चलो, अभी यहाँ पे रिफंड के लिए फॉर्मूला क्या है, तो रिफंड का फॉर्मूला है ना, एकदम एक इजी वे में आप लोगों को मैं समझाना चालू करूंगा। देखो, आपने वूल परचेस किया, कितने रुपीस का वूल परचेस किया, 1 लाख का, 18% जीएसटी पे किया, 18,000। आपने उससे क्या बना के बेचा, टी शर्ट बना के बेचा, टी शर्ट पे जीएसटी लग रहा था 5%, यानी कि आपका आउटपुट लाइबिलिटी कितना है अभी 10,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 18,000, एक्स्ट्रा कितना पे एक्यूमुलेटेड आईटीसी है 8,000, इसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर ये 0% सप्लाई रहता, तो यानी कि अगर ये टी शर्ट आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई रहता, क्या रहता आपका, एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो क्या इसको फिर भी हम लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मानते क्या, तो आंसर इज नो, इसको हम लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं मानते। तो ये 18,000 का आपको रिफंड भी नहीं मिला रहता था, और इसका आप लोग आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते थे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर ये सर्टेन अमाउंट से टैक्स लगना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, चलेगा, समझो। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी गुड्स को नोटिफाइड गुड्स बोल के डिक्लेयर किया है ना, तो उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों रहता, क्या रहता, कैसे रहता, सब 2 मिनट के लिए बाजू में रखो, अपन सिर्फ एग्जाम के हिसाब से फोकस करते हैं। सबसे पहले देखो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी कि क्या, जो मेरा इनपुट टैक्स है वो ज्यादा रेट है एज कंपेयर टू आउटपुट टैक्स, उसका रिफंड मिलेगा। और अगर ये नोटिफाइड गुड्स है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। एग्जांपल से समझो, प्रोडक्ट ए है जिसके ऊपर इनपुट लग रहा है 18%, आउटपुट लग रहा है 5%, रिफंड मिलेगा, यस। प्रोडक्ट भी नोटिफाइड प्रोडक्ट है, देखो इनपुट 18% है, आउटपुट 12% है, बट क्योंकि प्रोडक्ट नोटिफाइड है इसके लिए रिफंड नहीं मिलेगा। थर्ड केस, इनपुट 18% है, आउटपुट 18% है, रिफंड मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ही नहीं है। समझा, ठीक है।
देखो अगला पॉइंट सिंपल, अगर लेट से यहां पे क्या बोलते हैं कि आपको रिफंड कितना मिलेगा ना, उसका ना चलो एक बार पहले फॉर्मूला पढ़ लेते। जितना भी आपका इन्वर्टेड रेट का सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज मिला के, उसको मल्टीप्लाई करो आप नेट आईटीसी टी से। बोलू क्या अभी यहाँ पे नेट आईटीसी मतलब कौन सा, आईटीसी ऑफ गुड्स ओनली। यहाँ पे आईटीसी सिर्फ कौन सा कंसीडर करने का, गुड्स ओनली। इसको मैं ना लिख ही देता हूं। यहाँ पे नेट आईटीसी मतलब आईटीसी ऑफ ओनली इनपुट्स, आईटीसी ऑफ ओनली इनपुट्स। उसको आप लोग डिवाइड किससे करोगे, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या है समझो यहाँ पे, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, वुल परचेस किया, कितने रुपीस का वुल परचेस किया, लेट से 1 लाख रुपीस का। उसके ऊपर 18,000 रुपीस का मैंने जीएसटी पे किया था। जीएसटी क्या किया था, पे किया था। अभी मैंने उसको क्या किया, अगेन सप्लाई किया। कितने में सप्लाई किया, लेट से 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस के ऊपर जीएसटी 5% से कितना पेबल है, 10,000। देखो अगर मैंने ये 18,000 का पूरा रिफंड क्लेम कर लिया, कितने रुपीस का रिफंड क्लेम किया, 18,000 का पूरा, कहना है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भैया आपको टैक्स पे भी तो करना है। आपको टैक्स क्या करना है, पे भी तो करना है। तो आप लोग रिफंड कितना क्लेम करोगे, जितना आपको क्रेडिट मिला उतना रिफंड मिलेगा, बट उसमें से आपको वो अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा जितना आपको गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। तो अगर आप लोग अभी फॉर्मूला देखोगे तो टैक्स ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को आप मल्टीप्लाई करोगे नेट आईटीसी से। नेट आईटीसी मतलब क्या, टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट्स, डिवाइड करोगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। उधर उसमें से माइनस करोगे टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, नेट आईटीसी सिर्फ किसका, इनपुट्स का, डिवाइड करोगे आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। वापिस से समझ के लो फॉर्मूला ही क्या है। पहले एक बार फॉर्मूला समझ के लो, ज्यादा लॉजिक में अभी जाएंगे नहीं अपन, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। रेगुलर क्लास में मैं पूरा डिटेल में बताता हूं इसके पीछे का लॉजिक है, बट अभी समझ के लो। आपने सबसे पहले क्या करने का, जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसका टर्नओवर ले लेने का। उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, नेट आईटीसी, नेट आईटीसी डिवाइड किससे करोगे आप लोग उसको, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से। बट इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, जो भी आपका इन्वर्टेड पे आउटपुट टैक्स पेबल है मल्टीप्लाई बाय जो आईटीसी आपका इनपुट्स का, डिवाइड किससे करोगे, आईटीसी आपका इनपुट्स वाला और कौन सा वाला, सर्विसेज वाला। रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल में, एग्जांपल से समझ के लेंगे अपन। आपने ना यहां पे क्या किया था, क्लोथ के लिए आपने वुल बाय किया 1 लाख रुपीस का, जिसके ऊपर 18% जीएसटी पे किया था। 2 लाख रुपीस का आपने लेबर लिया था, 18% से जीएसटी पे किया था। तो मैं बोलूं यहां पे ये एग्जांपल के अंदर आपका टोटल आईटीसी वो है 18,000 प्लस 36,000, यानी कि वो कितना हो गया आपका 18,000 प्लस 36,000, वो हो गया 54,000 का। बट यहां पे ना नेट आईटीसी की बात करूं वो सिर्फ 18,000 ही आएगा, क्योंकि ये वाला आपको आईटीसी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अभी यहां पे आपने साड़ी जो बेची वो 5% से बेची, बट टी शर्ट कितने परसेंटेज से बेचा, 18%। तो कहने से सिर्फ साड़ी ही एलिजिबल है आपकी रिफंड के लिए, साड़ी ही कहीं के लिए एलिजिबल है आपकी रिफंड के लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, नेट आईटीसी लोगे। वो कितना है आपका, नेट आईटीसी कितना है आपका 54, कैसे क्या गया, एक ही मिनट, एक ही सेकेंड देना खाली। यहाँ पे ना कुछ तो लिखने में एरर हो गया भाई, चलो अपन इसको ठीक कर लेते। यहाँ पे ना सबसे पहले आपके लिए नेट आईटीसी कितने रुपीस का आ गया, 1,80,000, सॉरी 18,000 का आपके पास क्या है, नेट आईटीसी। उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे वो अमाउंट से जो आपका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 लाख, डिवाइड करोगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वो कितना आता आपका टोटल टर्नओवर 3,80,000, उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। माइनस क्या करोगे आप लोग, माइनस क्या करोगे, ध्यान से देखना। माइनस में आएगा सबसे पहला टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मल्टीप्लाई बाय आईटीसी ऑन इनपुट डिवाइडेड बाय आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो टैक्स पेबल ऑन इनपुट अपने एग्जांपल में कितने रुपीस का आ रहा था,
टैक्स पेएबल ऑन इनपुट्स, कितने रुपीस का आपने यहाँ पे टैक्स पे किया है ऑलरेडी? 18,000। अरे यार एक ही मिनट, हाँ देखो आपका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर पे टैक्स पेबल कितना आ रहा है? 10,000। उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो आप मल्टीप्लाई करोगे आईटीसी ऑन इनपुट, कितना था वो? 18,000, और डिवाइड किससे करोगे? टोटल आईटीसी से, इनपुट वाला और सर्विसेज वाला भी, यानी कि 10,000 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय 54,000। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, 20,000 सॉरी 2 लाख इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय 3,80,000। तो ये अमाउंट कितना आता है आप लोगों का? 9,474 अप्रोक्स, माइनस होगा 3,3,333। तो आप लोग कितने रुपीस के रिफंड के लिए एलिजिबल हो? यहाँ पे आपका रिफंड वाला अमाउंट आ जाएगा 6,141 अप्रोक्स। चलो और एक सम मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी ताकि ये वाला चीज आपके माइंड में पूरा फिट बैठ जाए। ध्यान से सुनना। देखो रूल 89(5) का एक क्वेश्चन है, एबीसी एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर है, अप्रैल से जून 25 के लिए अपने को उसका कैलकुलेशन करना है। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कितना दिया हुआ है? 80 लाख। इनपुट्स का आईटीसी कितना है? 5 लाख। इनपुट सर्विसेज का 7 लाख, 2 लाख। गुड्स का 1 लाख। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना है? 1.2 करोड़। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर लिखेंगे 80 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे अपन नेट आईटीसी से। नेट आईटीसी मतलब क्या? जो इनपुट्स का है वो कितना है यहाँ पे आपका? 5 लाख। डिवाइड करेंगे टोटल टर्नओवर, वो कितना है? 1.2 करोड़। माइनस करेंगे टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कितना है वो टैक्स पेबल ऑन सच सप्लाई? 9,60,000। 9,60,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन आईटीसी ऑन इनपुट्स, कितना था वो? 5 लाख। डिवाइड किससे करेंगे अपन? टोटल आईटीसी से, वो कितना था आपका? 7 लाख। टोटल मतलब कौन सा वाला? इनपुट वाला और इनपुट सर्विसेज वाला। तो इनपुट वाला कितना था? 5 लाख। सर्विसेज वाला कितना था? 2 लाख। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आएगा वो आपका फाइनल अमाउंट बन जाएगा। कौन सा अमाउंट बन जाएगा? रिफंड वाला। क्लियर है आप सबको? आई होप ये एग्जांपल से सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए रहेंगे अभी। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो ये आपका 9.5 वाला और एक एग्जांपल है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, अपन वो भी पढ़ लेते हैं। चलो देखो, करण एंटरप्राइजेस इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर इन पुणे, इंडल्ज इन प्रोसेसिंग ऑफ वुवन फैब्रिक, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है 5% से। जो इनपुट्स ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 12% से। आपको कितना रिफंड मिलेगा वो चेक करना है, ठीक है। रॉ मटेरियल 12% से, 100 लाख का परचेस किया, 120 लाख का टैक्स पे किया था, ठीक है। ये आउटवर्ड सप्लाई है, 5% से 600 लाख का टैक्स लग रहा है, 30 लाख। कंसल्टेंसी सर्विसेज से 18% से कितना आ रहा है वो? 200 लाख का, 36 लाख रुपीज का टैक्स आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नेट आईटीसी लोगे, कितना आता वो? नेट आईटीसी कितना है इस केस में? 120। उसको मल्टीप्लाई करोगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से, कितना है वो? 600। डिवाइडेड करोगे टू एडजस्टेड टर्नओवर, कुछ दिया नहीं मतलब 600 पूरा हो गया। माइनस करोगे टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कितना रहा वो? 30। उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? आईटीसी ऑन इनपुट्स कितना था? 120। डिवाइड करोगे आईटीसी ऑन इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज, इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज कितना आता है? 156। जो भी अमाउंट आएगा ये बन जाएगा आपका रिफंड वाला अमाउंट। क्लियर है क्या? बस वही चीजें यहाँ पे सब लिखी हुई है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन। याद है वो 10 लाख वाला एग्जांपल? 10 लाख का वैल्यू बाद में कितना हो गया था? 15 लाख। तो जो भी एडिशनल, क्या हो रहा है भैया आज, सॉरी डिस्टर्बेंस था। तो जो भी अपवर्ड रिवीजन के लिए आपने टैक्स पे किया उसका रिफंड आप लोगों को मिल जाएगा। चलो बस इतना ही सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसके बाद में ये जनरल पॉइंट से एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट है नहीं। यूएन बॉडीज को भी रिफंड मिल जाएगा। यूएन बॉडीज जिनके पास यूआईएन नंबर रहता है उनको रिफंड मिल जाएगा। डन। आपको एग्जाम के लिए बस इतने ही पॉइंट्स को पढ़ना जरूरी है। एक ही सेकंड गाइस।
एग्जाम के लिए इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये रिफंड का परसेंटेज मैंने आप लोगों को बता दिया था, याद रहेगा तो 6%, और अगर कोर्ट का ऑर्डर रहेगा उसके बाद रिफंड नहीं दिया तो 9% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? चल, डन डन डन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो इस टॉपिक के अंदर अभी यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो यहाँ तक एंड तक तो यार एक छोटा सा लाइक कर दो, आप लोगों के लिए 3 सेकंड का काम है। कमेंट कर दो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियोस को जल्दी लेके आने का। वीडियो पसंद आया रहेगा तो सभी आपके फाइनल स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट आ रहा है उनके साथ इसको शेयर जरूर करना। चलो, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।